Hello everyone, welcome to the DC Teachers Academy पेज। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल इसी पेज पर लाइव के माध्यम से सीटेट पेपर 2 जो कला वर्ग के लोग हैं, कला वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको पता होगा कि 60 मार्क्स की इसमें क्या आती है, जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सोशल साइंस जो आती है 60 मार्क्स की आती है। तो मैंने कल क्या किया था, कल एक पेपर प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व कराया था। इसी तरीके से आज भी हम एक सेकंड पेपर को लेकर के उपस्थित हुए हैं और आज देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि सीटेट इस प्रकार के क्वेश्चंस को बार बार एग्जाम में रिपीट करता रहता है। तो सभी क्वेश्चंस को हमें लगा के जाना है, इससे हमें ये आइडिया मिलेगा कि सीटेट किस प्रकार के प्रश्न पूछता है और हमें वहाँ पर क्या अप्रोच लगानी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। रीना कुमारी, गुड इवनिंग। तो देखो, जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें। और इससे पहले का जो वीडियो है मेरा, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल डीसी टीचर्स एकेडमी, जिस नाम से पेज बना हुआ है उसी नाम से मेरा चैनल है, वो जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त काल या हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल? तो देखो, आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में तो कर जैसा कोई भी चीज वहां पे नहीं थी। ठीक है, वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल में भी ऐसा कुछ भी नहीं था कर नामक जैसा, और महाजनपद में भी आपका था, लेकिन इतना विशिष्ट महत्व नहीं था। कर का जो विशिष्ट महत्व आया था वो गुप्त काल से स्टार्ट हुआ था। गुप्त काल को आपको नाम पता ही है कि गुप्त काल को प्राचीन काल का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है प्राचीन भारत में। और इस काल में जो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था वो कर ही हुआ करता था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं परिक्रमण। देखो, पृथ्वी जो है आपकी दो प्रकार की गतियां करती है। एक तो करती है घूर्णन गति, ठीक है, और एक करती है परिभ्रमण गति या परिक्रमण गति। ठीक है, तो देखो, घूर्णन गति क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि लट्टू अपनी अक्ष पर नाचता है, इसी तरीके से पृथ्वी जो है, पृथ्वी की एक अक्ष होती है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है? अपनी अक्ष की चारों ओर घूमती है, अपने अक्ष के परितः घूमती है, उसको हम कहते हैं घूर्णन गति। और एक है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति का मतलब क्या होता है? पृथ्वी जब क्या करती है, सूर्य के चारों ओर, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है आपका, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? परिक्रमण गति कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता जी गुड इवनिंग, मीनू जी गुड इवनिंग। अगला देखिए, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर बैठना था? तो आपने एक वर्ड सुना होगा, उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? देखो, उपनिषद में क्या करते थे? उपनिषद वह ज्ञान था जो गुरु के समीप जाकर बैठने से मिलता था। मतलब गुरु के समीप जाकर बैठने से लिया हुआ ज्ञान क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है, उपनिषद। उपनिषद कैसे लिखे गए हैं? जो पहले के शिष्य हुआ करते थे वो गुरुओं के पास जाकर के जो शिक्षा लिया करते थे, उन्हीं शिक्षा को किसमें डाल दिया गया है? उपनिषद में डाल दिया गया है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, सॉरी 94 है। यहाँ पे देखो, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो मुंडा जनजाति छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वहां पर मुंडा जनजाति निवास करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करें मुंडा जनजाति का किस परिवार से संबंध है, तो मुंडा जनजाति आपकी संबंध रखती है ऑस्ट्रो एशियन परिवार से। ऑस्ट्रो एशियन परिवार से संबंध रखती है। ये भी हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मुंडा जनजाति किस परिवार से संबंध रखती है, तो ऑस्ट्रो एशियन परिवार से संबंध रखती है। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं हम? रूढ़िबद्ध। रूढ़िबद्ध का मतलब क्या है कि प्राचीन समय से जो एक धारणा चली आ रही है, एक अवधारणा चली आ रही है, तो वो अवधारणा अभी एक व्यक्ति के साथ जब जुड़ जाती है, किसी व्यक्ति या समूह के साथ जुड़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध कहते हैं। ठीक है, रूढ़िबद्ध कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। रूढ़िबद्ध का मतलब हो गया कि प्राचीन कहावत जो होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध क्या है? देखो, 21 का संबंध तो सभी को पता ही होगा। 21 जो है वो आपके जीवन के अधिकार से संबंधित है।
ठीक है, जीवन के अधिकार से संबंधित है। और आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है वो किस में है, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। और जो हमारा अनुच्छेद 35 है उसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यह है कि जो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, आर्टिकल 35 के द्वारा की जाती है, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी आर्टिकल 35 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर BR अंबेडकर ने। तो अनुच्छेद 21 जो है आपके जीवन के अधिकार से संबंधित है। एक बार आपकी कमेंट हम देख लेते हैं। रीना कुमारी जी, कविता चौधरी जी, आप ना क्वेश्चन के साथ में कमेंट किया करिए, अपना क्वेश्चन नंबर के साथ में एक बार कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर के साथ में कमेंट किया करिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर उसके साथ में आंसर, जिससे कि मुझे पता लग जाए। खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे। तो आपके कौन थे, वो गुरु गोविंद सिंह थे। उन्होंने ही क्या की थी, खालसा की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। और जो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये कौन थे, सिखों के 10वें गुरु थे। कौन थे, कितने में थे, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखना। और ये अंतिम गुरु भी कहलाते हैं गुरु गोविंद सिंह। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था। तो हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो आपको पता होगा जो अकबर था, अकबर ने ही क्या किया था, जो विश्व शांति का विचार था वो आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो इसके लिए अकबर ने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। उसने क्या किया, सभी प्रकार की धर्मों की विशेषताओं को इकट्ठा करके मिला करके एक नया धर्म की स्थापना की थी, जिसको दीन ए इलाही धर्म कहा गया। दीन ए इलाही धर्म क्या था, ये सभी धर्मों का एक अच्छी जो अच्छाइयाँ थी सभी धर्मों में, उनका एक मिश्रण था दीन ए इलाही धर्म। इसकी स्थापना कब की थी, 1581 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये एक तरीके से धार्मिक वैमनस्यता दूर करने के लिए लिया गया था। ठीक है, कोई पहले के जमाने में कोई विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग हुआ करते थे, तो वो ये कहते थे कि हमारा धर्म अच्छा है, कोई कहता था कि हमारा धर्म अच्छा है। तो अकबर ने क्या किया, एक तरीके से विश्व शांति का प्रचार करने के लिए उन्होंने सभी धर्मों को इकट्ठा किया और सभी धर्मों की अच्छाइयों को एक धर्म बना दिया, जिसको कहा उन्होंने दीन ए इलाही धर्म। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार कमेंट आपके देख लेते हैं। वंदना शर्मा जी, मीनू शर्मा जी, अकबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर है। 98 का सी। कविता चौधरी जी, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दें, और जिन्होंने अभी इस पोस्ट को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, लाइक करने में आपका क्या जाता है, शेयर भी करें, जिस भी ग्रुप में ऐड है वहां पर एक बार शेयर कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो HP टेट हो, UP टेट हो, C टेट हो, क्योंकि सभी के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो उसका नेतृत्व किसने किया था, रानी चेन्नम्मा ने। ठीक है, रानी चेन्नम्मा। कित्तूर आंदोलन का नेतृत्व कर्नाटक रियासत की जो रानी थी, रानी चेन्नम्मा। कहाँ की रानी थी ये, कर्नाटक रियासत की रानी थी। तो यहां से आ ही रहा होगा कित्तूर, तो कित्तूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कर्नाटक की रानी होंगी। तो इन्होंने 1824 में 1824 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध आंदोलन किया था रानी चेन्नम्मा ने। ठीक है, यह एक क्या थी, यह एक सैन्य विद्रोह था। ये किसके खिलाफ था, यह था ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ था। रानी चेन्नम्मा को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप पढ़ते आ रहे हो पर्यावरण। हमारे चारों ओर, हमें जो अपने चारों ओर से घेरे हुए हैं, तो हमारे चारों ओर क्या क्या पाया जाता है, स्थान पाया जाता है, लोग पाए जाते हैं, वस्तुएं पाई जाती हैं, प्रकृति पाई जाती हैं। ये सारी चीजें जीव को घेरे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इतना ध्यान रखना है। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उनको
क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है ग्रह। तो आपको पता होगा कि ग्रह जो होते हैं उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो किसकी रोशनी से चमकते हैं? वो तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो उनको हम ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा ए। अगला बढ़ जाते हैं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं बताइए? वायुयान किस परत में उड़ते हैं? तो वो आपका आंसर होगा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि इस मंडल में आपके आंधी तूफान नहीं आते, ठीक है, आंधी तूफान वगैरह इस मंडल में नहीं आते हैं, इसीलिए जो आपकी वायुमंडल की जो वह परत जो वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी गई है वो समताप मंडल है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अवसादी शैल। क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। देखो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो इसको एक्सप्लेन करूं तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, तो पहाड़ पर्वत से विभिन्न प्रकार के पेड़, मरे हुए जीव जंतु जब बह कर के नीचे आते हैं, तो नीचे आकर के क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी पेड़ पौधे गिर करके नीचे आ गए, ठीक है, तो यहाँ पेड़ पौधे गिर के नीचे आ गए। एक मिनट को दोबारा बनाता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे पेड़ पौधे गिर करके नीचे आ गए, ठीक है। इसके बाद ऊपर से क्या आ गई, फिर थोड़ी सी वहाँ पर क्या आ गई, मिट्टी गिर के आ गई ऊपर से, फिर पत्थर गिर के आ गया ऊपर से, ठीक है, पहाड़ों से गिर गए। इसके अलावा जो जीव जंतु मर जाते हैं वो भी बेचारे नीचे गिर के आ जाते हैं, नीचे जब ऊपर जब पानी वर्षा वगैरह होती है तो नीचे गिर के आ जाते हैं। तो एक तरीके से क्या होती है, एक के ऊपर एक परत बनती हुई चली जाती है, ठीक है, एक अवसाद बन जाता है। तो अवसाद क्या होता है, जब एक के ऊपर एक जब गिरते हैं, अब बताओ आपके ऊपर कोई बड़ा सा पत्थर गिर जाए तो आप दबोगे या नहीं दबोगे? आप दब जाओगे ना, दब जाओगे। किसके कारण? कठोरता के कारण आप दब जाओगे। तो जब ऐसी एक के ऊपर जब परतें गिरती रहती हैं तो आपस में दब जाती हैं, जब दब जाती हैं तो वो अवसाद का रूप ले लेती है, तो इसी को हम कहते हैं अवसादी शैल, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर आई? तो कहने का मतलब है जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। एक अवसाद के रूप में जमा हो जाते हैं। एक बार कमेंट देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्वेश्चन क्लियर नहीं है? एक बार कमेंट करिए, क्वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं नहीं बताइए। एक बार सभी लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं सभी लोगों को? एक बार मुझे बता दीजिए, जल्दी बताइए। फिर मैं चलो मैं ठीक है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए। क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है तो ठीक है, ओके ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम हमारा क्वेश्चन नंबर 103 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, कविता चौधरी जी। इससे क्लियर तो वैसे क्लियर आपको दिखना चाहिए, क्योंकि मुझे तो क्लियर दिख रहा है, मैं भी आपको देख पा रहा हूँ, तो मुझे क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला देखिए, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकों का लाभ उठाती हैं तो वह क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो औद्योगिक क्षेत्र कहलाती है। देखो यहाँ पर आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ जिससे कि आपको ये दिखाई देगा क्लियर। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है, बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं तो अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं, वह क्या कहलाती हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहलाती है। देखो मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा जैसे नोएडा एक सेक्टर है, नोएडा सेक्टर है, या आपका गुड़गांव सेक्टर है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि आसपास बहुत सारी कंपनियां आपको मिलेंगी। तो मुझे ये बताओ कि कंपनियां इतनी सारी एक साथ कैसे होती हैं, एक साथ इकट्ठी कैसे हो जाती हैं, क्यों होती है? देखो जैसे मान लीजिए कि कोई मारुति कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मारुति कंपनी है, और मारुति कंपनी ने अपना प्लांट लगा दिया गुड़गांव में, अपना प्लांट लगाया, ठीक है, गुड़गांव में प्लांट लगाया।
अब आप देखो गुड़गांव में आपको पता है कि जब एक कार बनती है, मारुति कंपनी कार बनाती है, तो एक कार बनती है तो कार के लिए आपको क्या चाहिए, आपको टायर अलग चाहिए, ठीक है, टायर चाहिए उसके लिए आपको स्टेयरिंग चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको जो इसकी बॉडी होती है बॉडी भी चाहिए पूरी बनाने के लिए, ठीक है। तो कई सारे पार्ट जो होती है वो मारुति कंपनी खुद नहीं बनाती। मारुति कंपनी क्या करती है, अब जैसे टायर है, टायर आपने सुना होगा एमआरएफ का टायर आता है, तो वहां पे कोई एमआरएफ कंपनी होगी तो कंपनी क्या करेगी, एमआरएफ से टायर मंगाएगी, ठीक है। स्टीयरिंग कोई दूसरी कंपनी बनाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है ना, अब कंपनियां पास पास जब होती हैं तो क्या करती है, एक दूसरे का लाभ उठाती हैं, एक दूसरे का लाभ उठाती है, मतलब अब सब चीजें एक कंपनी तो बना नहीं देगी, ठीक है। तो वो क्या करती है, अदर अदर कंपनी से सारे पार्ट्स को ऑर्डर करती है मारुति, और उसी पार्ट्स को असेंबल कर देती है, इतना काम करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं। तो कौन सा निश्चित समय नहीं होता, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है डी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा हो वहां पर जो वन पाए जाएंगे उनको हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। और यहाँ की जलवायु इतनी ज़्यादा अनुकूल होती है कि यहाँ पर वर्ष भर पेड़ की पत्तियां नहीं गिरती, ठीक है, वर्ष भर पेड़ की पत्तियां नहीं गिरती। ऐसे कौन कौन से वृक्ष हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, कौन कौन से हैं? एक तो आपका रबर का जो वृक्ष होता है वो उष्ण कटिबंधीय होता है। इसके अलावा जो आपका महोगनी है, महोगनी वृक्ष होता है वो उष्ण कटिबंधीय होता है। रोजवुड आवनूस का वृक्ष होता है वो आपका क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होता है। ये तो बात हो गई वृक्षों के नाम की। इसके अलावा बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, अगली बार हो सकता है कि नाम पूछ ले या कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उत्तर पूर्वी जो भारत है, उत्तर पूर्वी भारत मतलब आपने देखा होगा असम और आपका मणिपुर, मेघालय, ठीक है, नागालैंड, ये आपका उत्तरी पूर्वी भारत इसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी घाट होते हैं, आपको पता होगा कि ये हमारे नीचे का एरिया है, तो ये जो पश्चिमी घाट है इसके पश्चिमी घाट पर भी क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जो आपका अंडमान निकोबार जो एरिया होता है, अंडमान निकोबार जो एरिया होता है वहाँ पर भी आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, ये आपको ध्यान रख लीजिए, हो सकता है कि आगे उन सब चीज़ों से पूछ ले। एक मिनट ही क्या हो गया, 1 मिनट। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है। तो कानून निर्माण संस्था कौन सी है, सभी को पता होगा, संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो संसद जो है कानून निर्माण में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका क्या कहा जाएगा, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। मतलब यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि सभी धर्मों को समान रूप से रहने की अनुमति दी जाए, मतलब सभी धर्म जो है राज्य में समान होंगे। मुस्लिम धर्म चाहे हिंदू धर्म चाहे सिख हो ईसाई हो, सभी धर्मों के लोगों को के धर्म को समानता दी जाएगी, समान माना जाएगा, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्षता कहेंगे। एक बार आपके कमेंट ले लें। आहाना ठाकुर जी डी, दिख नहीं रहा, ये प्रॉब्लम, एक मिनट। दिक्कत हो जाएगी इसमें, ठीक है, अब सही है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें हम क्या कहते हैं। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं किया गया है तो वो क्या कहलाते हैं, संभावित संसाधन। मतलब कहने का मतलब यह है, देखो संभावित संसाधन को ढूंढने के लिए सरकार हमेशा अग्रसर रहती है।
क्योंकि आपको पता है कि जैसे कुछ संसाधन हमारे यहाँ पे ऐसे होते हैं कि जो एक निश्चित समय बाद उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा, ठीक है, उनका स्टॉक खत्म हो जाएगा। तो जैसे आपको पता होगा जैसे कोयला है, कोयला का स्टॉक खत्म हो सकता है, क्योंकि कोयला को निर्माण करने में बहुत सारा समय लगता है, लगभग हजारों वर्ष लग जाते हैं कोयले का निर्माण करने के लिए। और इसीलिए सरकार क्या कर रही है, कुछ संभावित संसाधनों को खोजने का प्रयास कर रही है। संभावित संसाधन क्या है, जो जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया लेकिन फ्यूचर में उपयोग होने की संभावना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी का, अरब व भारतीयों का, फारसी व भारतीयों का। तो इसका जो राइट आंसर है मुगल वास्तुशिल्प है फारसी व भारतीय शैलियों का, ठीक है, फारसी व भारतीय शैलियों का यहाँ पर मिश्रण है। तो आपको इसका उदाहरण मैं बता दूं, आपने देखा होगा जो मेहराब होती है, मेहराब, मेहराब है, गुंबद है, ठीक है, मेहराब है, गुंबद है, इसके अलावा जो हाजल होता है, हाजल, हाजल है, सबा है। तो आपने ये देखा होगा इन सभी चीज़ों में ना फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण मिलेगा। जैसे आपने गुंबद देखो, तो गुंबद में आपने देखा होगा मंदिर में भी एक गुंबद मिलती है और मस्जिद में भी गुंबद मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि कहने का मतलब है कि जो मुगल वास्तुशिल्प है ये इसमें जो है फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की मानक देशांतर रेखा क्या है। तो देखो भारत का मानक जो देशांतर है, मानक समय रेखा जो होती है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये इलाहाबाद में एक नैनी नामक स्थान है, वहां से होकर के गुजरती है। पहली बात तो ये चीज हो गई। इसके अलावा और भी जो है यहाँ पर राज्य हैं, जो 5 राज्यों से वैसे होकर गुजरती है। पहला आपका है यूपी से, यूपी में कहाँ से, इलाहाबाद से, आपको पता ही पड़ गया। फिर आपके मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसके बाद मैं बात करूँ तो ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद बात करें तो उड़ीसा से होकर गुजरती है। उड़ीसा के बाद गुजरती है आंध्र प्रदेश से। तो ये 5 राज्य ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है भारत की मानक समय रेखा, जिसका देशांतर क्या होता है, 82.5 डिग्री होता है। अगला देखिए, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है, एक ऐसी कृषि होती है जिसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किस लिए किया जाता है, अधिक उत्पादकता के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम आधुनिक मशीनों का प्रयोग करते हैं, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन, ठीक है। वाणिज्यिक स्तर मतलब जैसे मान लो आपने देखा होगा, जैसे एक चिप्स बनाने की कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी मान लो चिप्स बनाती है, तो वो क्या करेगी, वो ये कोशिश ये करेगी कि एक हमें अच्छी वैरायटी का आलू मिले, एक अच्छी वैरायटी का आलू मिले, ठीक है। तो अच्छी वैरायटी के आलू के लिए वो क्या करती है, किसानों से खेती करवाती है, एक अलग तरीके का बीज उन्हें देती है। तो कहने का मतलब एक व्यापक स्तर पर जब खेती होती है तो उसको हम कहते हैं वाणिज्यिक खेती। एक तरीके से ये व्यापार के लिए की जाती है, व्यापार में लाभ के लिए की जाती है, व्यापार करने के लिए की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर है आपका जीवाश्म ऊर्जा, ठीक है। जीवाश्म ऊर्जा क्या है, परंपरागत ऊर्जा सोर्स कहलाता है। तो परंपरागत ऊर्जा सोर्स होते क्या हैं, तो वे ऊर्जा स्रोत जो पृथ्वी के नीचे दबे जीवाश्म से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। एक होते हैं गैर परंपरागत, जैसे आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, तो ये आपके गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। आपके एक बार मैं कमेंट और देख लूँ, इसके बाद मैं आपका आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक बार कमेंट देख लेता हूँ। रीना कुमारी जी डी, भरत भूषण जी डी, रीना कुमारी 111 का सी, 111 का सी, ठीक है। कुमारी सत्ता जी सी, आहना ठाकुर जी सी, बिल्कुल सही, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। कुमारी सत्ता 112 का सी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, औपनिवेशीकरण कहलाती है। जैसे आपको पता होगा कि हमारा भारत भी उपनिवेश रहा था, किसका, अंग्रेजों का उपनिवेश रहा था।
तो औपनिवेशिक क्या होती है? औपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई राष्ट्र किसी पिछड़े तथा कमजोर राष्ट्र पर अपना राजनीतिक आर्थिक नीतियों को जबरदस्ती लागू करता है और उनके आर्थिक व प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। जैसे आपने देखा होगा उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत पे शासन किया था, उसको अपना उपनिवेश बना लिया था, वहाँ के आर्थिक संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया था, तो वो औपनिवेशीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि, तो कोई ये कहने का मतलब यह है, आपने उत्तरी अमेरिका का तट देखा होगा, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ पर आपका जो मछली पालन है, मछली पालन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है आपकी गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है। जहाँ पर आपकी गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन होता है जिस क्षेत्र में, वहाँ वो जो क्षेत्र होता है वो मछली पालन के लिए सर्वाधिक अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर मछलियों को रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात है, सभी को पता होगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो दांडी यात्रा से किसकी शुरुआत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सर आपको पता होगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो आपका 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये कब स्टार्ट किया इन्होंने? दांडी यात्रा के साथ स्टार्ट किया था। ठीक है, दांडी यात्रा के साथ स्टार्ट किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा की और वहां जाकर के दांडी नामक गांव में जाकर के अपने मुट्ठी भर हाथ से नमक बना करके उस कानून को तोड़ा था और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रीय नृत्य जो है 8 मान्य रूप होते हैं, ये बिल्कुल सही है। शास्त्रीय नृत्य के 8 मान्य रूप होते हैं। कौन कौन से रूप है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो 8 रूप कौन कौन से हैं, तो आप एक तरीके से लर्न कर लेना या सुन लो ध्यान से। जो 8 रूप हैं वो आपका है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का नृत्य है। इसके अलावा मणिपुरी है। ठीक है, मणिपुरी तो आपको पता ही होगा, मणिपुर का होगा। कथक है, कथक कहाँ का है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का है। कथकली एक होता है, कथकली ये कहाँ का होता है? केरल का होता है। कुचिपुड़ी एक होता है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम है एक, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। समझ रहे हो ना? बस आप सुनते जाओ। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये तो आप बता ही दिया था। एक है ओडिसी और एक है सत्रिया। सत्रिया जो है असम का है। तो आपके 8 नृत्य हो गए। कौन कौन से? भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और सत्रिया। ठीक है, ये आपके 8 नृत्य हो गए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है शास्त्रीय नृत्यों के कितने रूप हैं? 8 मान्य रूप हैं। आपका आंसर डी सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? तो कौन सा है? आपका छत्रक शिला जो है अपर्दन स्थल रूप होता है। अपर्दन मैंने कल भी आपको बताया था कि छत्रक का निर्माण किसके द्वारा होता है? अपर्दन के द्वारा होता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये रेगिस्तानी एरिया में पाए जाते हैं। तो आपने पता होगा कि जो आपका जो रेगिस्तान में आपको पता होगा कि बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं जब, तो आंधी तूफान जब आते हैं तो रेत के ऊपर रेत इकट्ठी हो जाती है, तो इस तरीके से आपकी एक आकृति बन जाती है इस तरीके से। तो इसको हम छत्रक शिला कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 155 के अनुसार। अनुच्छेद 155 के अनुसार। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देगा। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है।
किसके अंतर्गत दी गई है? 213 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत दी गई है? आर्टिकल 123 के अंतर्गत दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी ध्यान रखना साथ में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो एशिया व अफ्रीका में। विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या आपकी एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। और अगर एशिया में बात करें तो एशिया में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश तो आपको पता ही होगा, चीन है। और चीन के बाद कौन है? चीन के बाद आपका भारत आ जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। तो आपको पता है कि संसद में भी क्या होता है, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहाँ पर भी क्या होता है, जब कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, वाद विवाद होता है, डिस्कशन होता है। तो एक डिस्कशन जो है बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, संसद के कार्य को पढ़ाने का। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन है, जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन, ये पेडागोजी मैंने आपको ये सारी पेडागोजी करवा भी दी है। और इस सारी पेडागोजी के वीडियो मेरे डीसी टीचर्स एकेडमी, एक मेरा यूट्यूब चैनल है, पेज के नाम से ही है, डीसी टीचर्स एकेडमी के नाम से ही है। वहाँ जाकर के आप यूट्यूब पे सर्च करना, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। मैंने सारे वीडियोज़ जो आपके बाल विकास के हैं, जितने भी पेपर थे आपके 2011 से लेकर के 2019 तक के, सारे वीडियोस वहाँ पे पड़े हुए हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने डिटेल में डिस्कस किया है उन वीडियोस को। ठीक है, तो जाकर के डीसी टीचर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर बाल विकास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं, वहाँ जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, और अभी एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन तभी प्राप्त होगा जब आप इस पेज को फॉलो कर लेंगे, और फॉलो करने के साथ साथ इस पेज को लाइक करेंगे। ठीक है, सभी लोग एक बार क्या करेंगे, इस पोस्ट को सभी लोग एक बार लाइक कर दें। लाइक करने से क्या होगा, देखो थोड़ा बहुत मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। अब आप देखो, ये जो भी क्वेश्चन है आपके 77वें वापे मूल्यांकन वाले, जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन है आप ये खुद कर लेना। ठीक है, और बाकी मैंने पेडागोजी तो आपकी कराई दी है बाल विकास की, वो सारे आप वहाँ देख सकते हो जाके चैनल पे जाकर के। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, जो हमारे जो कोर क्वेश्चन होंगे मैं वही आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, सामाजिक विज्ञान के विनियामक मानदंड संबंधित आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समानता। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञानों के जो नियामक मानदंड संबंधी आयाम हैं वो समानता को शामिल करते हैं। ठीक है, समानता को सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है, तो वो किसका उदाहरण है? प्राथमिक आंकड़ों का। ठीक है, प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। आगे बढ़ जाते हैं, जो भी पेडागोजी वाले क्वेश्चन है वो आप खुद ही करोगे सारे। अब हम देखते हैं जो भी हमारे मेन क्वेश्चन होंगे, कोर क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा ही। यहाँ पर आपका क्वेश्चन अब यहाँ पर आएगा ये, हाँ देखो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? कौन सा पुरापाषाण स्थल है? तो जो भीमबेटका है वो आपका पुरापाषाण स्थल है। ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ पर है आपका? ये आपको मिलेगा भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ देखो ये है, सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता है? सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता है? तो दरगाह कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़, ये क्वेश्चन आपका कोर क्वेश्चन था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़े। तो अटलांटिक जो महासागर है वो आपका एस आकार का है, बिल्कुल सही है, अटलांटिक महासागर आपका एस आकार का। इसकी तटरेखा सरल एवं रेखीय व निर्बाध है, ये आपका गलत है। इसकी तटरेखा जो है आपकी एस आकार की है। व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही होगा यहाँ पे। ठीक है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग कहाँ पर है? तो कलिंग तो सभी को पता होगा कहाँ पड़ता है, आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो उड़ीसा में है ये वर्तमान में, और यह जो स्थल है आपका, ये दामोदर और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है कलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम और देखते हैं कहाँ पर हमारे क्वेश्चन है। देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 142। निम्नलिखित में कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार
सीधा चमकता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर वर्ष में एक बार सीधा चमकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हमारा और क्वेश्चन कहाँ पर है इंपॉर्टेंट। जो आपकी पेडागोजी है वो तो आप खुद करोगे ही, मैंने आपको बता ही दिया है। देखो यहाँ पर देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि की एक सकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भूसंधि कहा जाता है। ठीक है, भूसंधि कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, जयमंडल क्या होता है? यहाँ पे जिसमें भूमि हो, जल हो, वायु हो, पौधे हो, पशु हो। तो यहाँ पे जयमंडल क्या है? जयमंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ पर रहने वाले सभी जीव एक दूसरे को प्रभावित करें। जैसे भूमि, जल, वायु, वनस्पति, ये सब क्या हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे पशु है तो पशु को पानी की जरूरत पड़ेगी, पशु को जल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पशु को वायु की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें क्या है? एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, तो उसको हम जयमंडल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो अब यहाँ पे है आपका अपनी मातृभाषा में बोलना। अपनी मातृभाषा में बोलना तो आपका क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं? तो आपने देखा कुछ लोग मलयालम बोलते हैं, कुछ ओडिसी बोलते हैं, कुछ लोग तेलुगु बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। तो ये क्या है? विविधता को सूचित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो इसको हम किससे लिख सकते हैं? इसको AD 2012 भी लिख सकते हैं। ठीक है, AD 2012 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे AD का मतलब क्या होता है? AD का मतलब होता है आपका एनो डोमिनी। क्या मतलब होता है? एनो डोमिनी। एक होता है BC। BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। BC जो यूज किया जाता है वो बेसिकली जो जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले के जो ईयर होते हैं उनको BC लिखा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले जो ईयर है उनको AD लिखा जाता है। AD का मतलब मैंने बता दिया, एनो डोमिनी, और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। बाकी ये तो आपका उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। जितने भी कोर क्वेश्चन है वो मैंने सारे आपके करा दिए हैं। तो फिर से आपको मिलेंगे कल के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट पेपर के साथ। एक बार आपके कमेंट देख लें। ज्योति अक्षय जी 139 का A, ज्योति अक्षय जी 140 का D, 142 का A। ओके, ठीक है। तो कल आपको फिर से मैं मिलूंगा एक नए पेपर के साथ। ठीक है, नए पेपर के साथ में मैं आपको फिर से मिलूंगा, और जो भी इसमें जो कोर क्वेश्चंस होते हैं आपके, जो SST वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। बाकी मैं अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर कितने लोग हैं जो देख रहे हैं जिन्होंने CTET का फॉर्म डाला है? क्योंकि जो मैंने ये भी देखा कि कुछ लोगों ने CTET का फॉर्म नहीं डाला है। एक बार कमेंट करें कितने लोगों ने CTET का फॉर्म डाला। तो मैं सोच रहा हूँ कि CTET के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दूँ, मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दूँ CTET के लिए। एक बार सभी लोग कमेंट करें कितने लोगों ने CTET का फॉर्म डाला है। यस लिखें, वो यस लिखेंगे। CTET का जिन लोगों ने फॉर्म डाला है वो यस लिख के बताएं मुझे कितने लोगों ने डाला है। और हाँ, इस पोस्ट को लाइक जरूर करके जाएं। सभी लोग लाइक किया करिए और पेज को फॉलो कर लें जिन्होंने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया है। एक बार लिखें जरूर, जिन लोगों ने CTET का पेपर जो लोग देने जा रहे हैं वो जरूर लिखें। कब भरना था फॉर्म? फॉर्म तो भर गया। ओके, मुकेश कुमार जी, कुमारी सरिता जी, सुधांशु जी, पुष्पेंद्र जी, नेहा जी, बिल्कुल ठीक है। देखो मैं बताऊं आपको ना, CTET का फॉर्म आप ज़रूर डाला करिए, क्योंकि CTET ना आपके हर स्टेट में वैलिड है। क्योंकि सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है तो हर एक स्टेट में वो एक्सेप्ट किया जाता है, और CTET का पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान आता है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपकी इसकी क्लास के साथ साथ मैं एक मैथमेटिक्स की क्लास भी आपको दूँ, डेली क्लास दूँ। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी।
कोई बात नहीं है ज्योति जी, आपको पता नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगली बार डाल देना, ठीक है, अगली बार आप डाल देना, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो फिर अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।